सूरजपुर गांव की छोटी सी अदालत में उस दिन का माहौल पहले से कहीं ज्यादा भारी था। धूल से भरी खिड़कियों से छनकर आती हल्की धूप कमरे में एक उदास साया बिछा रही थी। बाहर खड़े ग्रामीण कान लगाए हर शब्द सुनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंदर का सन्नाटा किसी तूफान से पहले की शांति जैसा था। 10 साल की सृष्टि अपने नन्हे कदमों से गवाही देने के लिए खड़ी हुई थी। उसकी छोटी छोटी उंगलियां कांप रही थीं, मगर उसकी आंखों में जलता साहस हर किसी को हैरान कर रहा था। उसने अपनी दादी सावित्री की ओर देखा, जो सफेद साड़ी में सिर झुकाए चुपचाप बैठी थीं। सावित्री की आंखें बंद थीं, जैसे वे किसी गहरी प्रार्थना में डूबी हों, अपनी पोती के लिए शक्ति मांग रही हों। दूसरी ओर सृष्टि के पिता विक्रम अपनी कुर्सी पर सीधे बैठे थे। उनके चेहरे पर एक ठंडा आत्मविश्वास था, लेकिन उनकी आंखों में हल्की बेचैनी झलक रही थी, मानो वे जानते हों कि अब कुछ अनपेक्षित होने वाला है। जज की भारी आवाज ने कमरे को और सघन कर दिया। सृष्टि, तुम्हें पता है कि सच बोलना कितना जरूरी है? सृष्टि ने सिर हिलाकर हामी भरी। उसकी छोटी सी आवाज में दृढ़ता थी। हाँ, मुझे पता है, मैं सच बोलूंगी। सृष्टि ने गहरी सांस ली और अपने दिल में दबे उन शब्दों को बाहर निकालना शुरू किया, जो महीनों से उसे भीतर से कचोट रहे थे। जब मेरे पिता गांव वापस आए थे, उसकी आवाज धीमी थी, मगर कमरे की खामोशी में हर शब्द गूंज रहा था। उन्होंने दादी से कहा था कि वे शहर में कर्ज में डूब गए हैं। अगर तुरंत पैसे नहीं मिले तो उनका सब कुछ खत्म हो जाएगा। विक्रम का चेहरा तमतमा उठा। उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उनके वकील ने उनके कंधे पर हाथ रखकर चुप रहने का इशारा किया। जज ने भी विक्रम को शांत रहने का संकेत दिया। सृष्टि ने आगे कहा, दादी ने उन्हें बचाने के लिए अपने गहने बेच दिए, वे गहने जो मेरे दादाजी ने उन्हें शादी के वक्त दिए थे। भीड़ में हलचल मच गई। कुछ महिलाओं ने अपनी साड़ी का पल्लू मुंह पर रख लिया, तो कुछ पुरुषों ने गहरी सांस ली। यह खुलासा किसी ने नहीं सोचा था। सावित्री ने अपने बेटे को बचाने के लिए अपनी कीमती संपत्ति दांव पर लगा दी थी। जज ने सिर झुकाकर कुछ नोट्स लिखे और फिर पूछा, फिर क्या हुआ सृष्टि? सृष्टि की आंखों में आंसू तैर रहे थे, लेकिन उसकी आवाज अब और साफ थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि यह हमारा छोटा सा राज होगा। दादी ने वादा किया था कि वे पैसे लौटा देंगे, लेकिन जब वे पैसे नहीं लौटा पाए तो उन्होंने दादी पर ही चोरी का आरोप लगा दिया। विक्रम अपनी कुर्सी पर बेचैनी से हिलने लगा। यह झूठ है, उसने जोर से चीख कर कहा, लेकिन उसकी आवाज में अब वह आत्मविश्वास नहीं था जो पहले था। जज ने अपनी हथेली टेबल पर पटकी। शांत रहिए विक्रम, गवाही पूरी होने दें। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। हर कोई इस छोटी बच्ची के शब्दों को पचाने की कोशिश कर रहा था। जिन लोगों ने कुछ दिन पहले सावित्री को दोषी ठहराया था, वे अब अपने विचारों पर सवाल उठाने लगे थे। वकील ने सृष्टि को फंसाने की कोशिश की। तुम्हें कैसे यकीन है कि जो तुम कह रही हो वह सच है? सृष्टि ने अपनी आंखें पोंछीं और दृढ़ स्वर में बोली, क्योंकि मैंने सब कुछ सुना था। जब पापा ने दादी से पैसे मांगे थे, मैं बरामदे में बैठी थी और उनकी हर बात सुन रही थी। दादी ने मुझसे कहा था कि मैं किसी से कुछ न कहूं, लेकिन मुझे अब चुप नहीं रहना चाहिए। विक्रम ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। वह अपनी कुर्सी पर इतने कसाव से बैठा था कि उसकी उंगलियां सफेद पड़ने लगीं। उसकी आंखों में गुस्सा झलक रहा था, लेकिन वह इसे सबके सामने छिपाने की कोशिश कर रहा था। सृष्टि ने अपनी बात पूरी की। मैं जानती थी कि अगर मैंने कुछ नहीं कहा तो मेरी दादी को दोषी ठहरा दिया जाएगा। वे दोषी नहीं हैं, वे बस अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रही थीं। सावित्री की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने अपनी पोती की ओर देखा और उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वे अपनी छोटी सी सृष्टि के साहस पर गर्व कर रही हों। जज ने कुछ देर तक अपने नोट्स देखे, फिर सावित्री की ओर मुड़कर पूछा, क्या आपके पास कुछ कहने को है? सावित्री ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, नहीं जज साहब, मेरी पोती ने जो कहा वही सच है। उनकी आवाज में न तो गुस्सा था न शिकायत, बस एक गहरी शांति थी। कमरे में मौजूद हर शख्स अब समझ चुका था कि यह मामला सिर्फ संपत्ति का नहीं था। यह एक परिवार के विश्वास, प्यार और बलिदान की कहानी थी।
सृष्टि ने अपनी दादी का हाथ थाम लिया और उस पल में दोनों के बीच का बंधन हर किसी को दिखाई दे रहा था। जज ने अपनी कलम नीचे रखी और कुछ देर सोच में डूब गए। फिर उन्होंने कहा, इस गवाही ने इस मामले को नया मोड़ दे दिया है। हमें और सबूतों की जरूरत होगी, लेकिन यह साफ है कि सावित्री पर लगाए गए आरोप इतने सरल नहीं हैं। अदालत के बाहर सूरज ढल रहा था। सूरजपुर गांव के मंदिर में घंटियों की आवाज फिर से गूंजने लगी, लेकिन इस बार उसमें एक नई उम्मीद थी। ग्रामीणों की भीड़ धीरे धीरे तितर बितर हो रही थी, लेकिन हर कोई सृष्टि की बहादुरी की बात कर रहा था। कुछ महिलाएं आंसू पोंछ रही थीं, तो कुछ पुरुष चुपचाप सिर झुकाए अपने घरों की ओर बढ़ रहे थे। सृष्टि और सावित्री अदालत से बाहर निकले तो गांव की हवा में एक नई ताजगी थी। सावित्री ने अपनी पोती के सिर पर हाथ फेरा और कहा, तुमने आज जो किया वह कोई साधारण बात नहीं थी सृष्टि, तुमने सच की जीत कराई है। सृष्टि ने अपनी दादी की ओर देखा और कहा, दादी, मैं बस चाहती थी कि आपको कोई गलत न समझे। उस रात जब पूरा गांव सो रहा था, सृष्टि अपनी खाट पर बैठी तारों भरे आकाश को देख रही थी। उसे अपनी दादी की बात याद आई कि तारे वे कहानियां हैं जो हमें लगता है कि खो गई हैं, लेकिन वे हमेशा हमारे आसपास रहती हैं। सृष्टि को नहीं पता था कि इस कहानी का अंत क्या होगा। क्या उसका सच उसके परिवार को फिर से जोड़ पाएगा या यह और टूटन लाएगा? लेकिन उसने ठान लिया था कि वह अपनी दादी को इस अपमान से बचाएगी, चाहे इसके लिए उसे अपने पिता का सामना ही क्यों न करना पड़े। अगली सुबह सूरजपुर की गलियों में फिर से वही चर्चाएं शुरू हो गईं, लेकिन इस बार लोग सिर्फ सावित्री की बेइज्जती की बात नहीं कर रहे थे। वे उस छोटी बच्ची के साहस की बात कर रहे थे, जिसने अपने परिवार की गरिमा बचाने के लिए पूरी दुनिया के सामने सच बोलने की हिम्मत दिखाई थी। बरगद के पेड़ की छाया में सृष्टि और सावित्री एक बार फिर बैठी थीं, और हवा में गूंजती घंटियों की आवाज मानो उनकी जीत का गीत गा रही थी। जैसे ही सूरज की पहली किरणों ने गांव की मिट्टी को छुआ, सूरजपुर में एक नई हलचल शुरू हो गई। सृष्टि की गवाही ने न केवल सावित्री के खिलाफ लगे आरोपों पर सवाल उठाए थे, बल्कि गांव वालों के बीच एक नई बहस भी छेड़ दी थी। कुछ लोग अब विक्रम को शक की नजरों से देख रहे थे, जबकि कुछ अभी भी यह मानने को तैयार नहीं थे कि एक पिता अपनी मां पर ऐसा झूठा इल्जाम लगा सकता है। गांव का सरपंच रामलाल, जो अब तक इस मामले में चुप था, ने आखिरकार पंचायत बुलाने का फैसला किया। उसने कहा, सच को और परखने की जरूरत है। सृष्टि ने जो कहा वह दिल को छू गया, लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि क्या और सबूत इसकी पुष्टि करते हैं। उस दिन दोपहर को बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। सावित्री और सृष्टि एक कोने में चुपचाप खड़ी थीं, जबकि विक्रम को भी बुलाया गया था। उसका चेहरा अब पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं दिखा रहा था। उसकी आंखें बार बार सृष्टि सावित्री की ओर जा रही थीं, जैसे वह उनसे कुछ कहना चाहता हो, मगर उसकी जुबान पर ताले लगे थे। पंचायत में बैठे बुजुर्गों की नजरें गंभीर थीं और गांव की हवा में एक अजीब सी तनातनी थी। रामलाल ने सृष्टि को फिर से अपनी बात दोहराने को कहा। सृष्टि ने डरते डरते मगर वही दृढ़ता के साथ अपनी कहानी दोहराई। उसकी छोटी सी आवाज में अब भी वही सच था जो अदालत में गूंजा था। उसने बताया कि कैसे उसने अपने पिता को दादी से पैसे मांगते सुना था और कैसे सावित्री ने अपने गहने बेचकर विक्रम की मदद की थी। उसने यह भी कहा, मैंने पापा को दादी से वादा करते सुना था कि वे पैसे लौटा देंगे, लेकिन इसके बाद उन्होंने दादी पर ही चोरी का इल्जाम लगा दिया। पंचायत में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग सिर झुकाए सुन रहे थे, तो कुछ की आंखें विक्रम पर टिकी थीं, जो अब अपने पैरों को घूर रहा था। रामलाल ने सावित्री से पूछा, सावित्री, क्या तुम्हारी पोती जो कह रही है वह सच है? सावित्री ने धीरे से सिर उठाया। उनकी आंखों में अब वह शांति थी जो एक मां की होती है, जो अपने बच्चे की गलती को माफ करने को तैयार हो, मगर सच को छिपाने को नहीं। उन्होंने कहा, हाँ रामलाल जी, सृष्टि ने जो कहा वही सच है। मैंने अपने गहने बेचे क्योंकि मेरा बेटा मुसीबत में था। मैंने सोचा था कि वह मेरे भरोसे को नहीं तोड़ेगा। उनकी आवाज में दर्द था, लेकिन वह दर्द अपने बेटे के लिए नहीं,
बल्कि उस विश्वास के टूटने का था जो उन्होंने अपने बेटे पर किया था। विक्रम अब और चुप नहीं रह सका। वह खड़ा हुआ और तेज आवाज में बोला, यह सब झूठ है, मैंने कोई गहने नहीं लिए। ये मेरी माँ और मेरी बेटी की साजिश है, मुझे बदनाम करने की। उसकी आवाज में गुस्सा था, मगर उसकी आंखें बार बार सृष्टि की ओर जा रही थीं, जैसे वह उस छोटी बच्ची से माफी मांगना चाहता हो। पंचायत में बैठी एक बुजुर्ग महिला गंगाबाई ने अपनी लाठी जमीन पर ठकठकाई और बोली, विक्रम, अपनी बेटी की आंखों में देख और फिर कह कि वह झूठ बोल रही है। विक्रम ने सृष्टि की ओर देखा और उसकी नजरें उसकी बेटी की साफ नन्ही आंखों से मिली। उस पल में कुछ टूट सा गया। विक्रम की आंखें नम हो गईं और वह धीरे से अपनी कुर्सी पर बैठ गया। उसने सिर झुका लिया और चुप हो गया। रामलाल ने पंचायत से कहा, हमें सबूत चाहिए। सृष्टि की बातों ने हमें सोचने पर मजबूर किया है, लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि क्या और कोई गवाह है। तभी गांव का सुनार मंगल, जो अब तक चुपचाप भीड़ में खड़ा था, आगे आया। उसने कहा, रामलाल जी, मैं कुछ कहना चाहता हूं। कुछ महीने पहले सावित्री मेरे पास आई थी। उन्होंने अपने गहने बेचे थे। मैंने उनसे पूछा था कि वे इतने कीमती गहने क्यों बेच रही हैं, तो उन्होंने कहा था कि उनके बेटे को जरूरत है। मैंने सारी बात लिख रखी है और मेरे पास वह कागज है जिसमें सावित्री ने गहने बेचने की रसीद पर दस्तखत किए थे। मंगल की बात ने पंचायत में फिर से हलचल मचा दी। उसने अपनी जेब से एक पुराना मुड़ा हुआ कागज निकाला और रामलाल को सौंप दिया। रामलाल ने कागज को ध्यान से पढ़ा और फिर सावित्री की ओर देखा। क्या यह सच है सावित्री? सावित्री ने सिर हिलाकर हामी भरी। अब सारी नजरें विक्रम पर थीं। वह चुप था, लेकिन उसकी चुप्पी अब उसकी गलती का इकबाल कर रही थी। रामलाल ने गहरी सांस ली और बोले, विक्रम, तुम्हें कुछ कहना है? विक्रम ने सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं। उसने धीरे से कहा, मैं गलत था। मैं कर्ज में डूब गया था। मैंने मां से पैसे मांगे और उन्होंने मेरी मदद की, लेकिन जब मैं पैसे नहीं लौटा पाया तो मुझे डर लगा कि गांव वाले मुझे ताने मारेंगे। इसलिए मैंने मां पर इल्जाम लगा दिया। उसकी आवाज टूट रही थी और वह सृष्टि की ओर देखकर बोला, मुझे माफ कर दो सृष्टि, मैंने तुम्हें और अपनी मां को बहुत दुख दिया। पंचायत में मौजूद लोग स्तब्ध थे। कुछ की आंखें नम थीं तो कुछ के चेहरों पर गुस्सा। सावित्री ने अपने बेटे की ओर देखा और उनकी आंखों में दर्द के साथ साथ एक मां का प्यार भी था। उन्होंने कहा, विक्रम, मैंने तुम्हें हमेशा माफ किया है, लेकिन इस बार तुमने सिर्फ मेरा नहीं, अपनी बेटी का भरोसा भी तोड़ा है। सृष्टि ने अपनी दादी का हाथ और कसकर पकड़ लिया, जैसे वह कह रही हो कि वह अपनी दादी के साथ हर कदम पर खड़ी है। रामलाल ने पंचायत का फैसला सुनाया। विक्रम को अपनी गलती की सजा भुगतनी होगी। वह सावित्री को उनके गहनों की कीमत चुकाएगा और गांव के सामने अपनी मां से माफी मांगेगा। लेकिन इससे भी बड़ी सजा यह है कि उसे अपनी बेटी का भरोसा फिर से कमाना होगा। पंचायत खत्म होने के बाद लोग धीरे धीरे अपने घरों की ओर बढ़े। सावित्री और सृष्टि बरगद के पेड़ के नीचे बैठी रहीं। सूरज अब पूरी तरह ढल चुका था और आसमान में तारे जगमगाने लगे थे। सृष्टि ने अपनी दादी से पूछा, दादी, क्या पापा अब बदल जाएंगे? सावित्री ने उसका सिर सहलाया और कहा, सृष्टि, इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी गलतियों को स्वीकार करने में है। तुमने आज सच बोलकर हमें सबको यह सिखाया है। तुम्हारे पापा को भी यह समझ आएगा, बस उन्हें थोड़ा वक्त चाहिए। उस रात जब गांव सो रहा था, विक्रम सावित्री के घर के बाहर खड़ा था। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। सावित्री ने दरवाजा खोला और विक्रम ने बिना कुछ कहे अपनी मां के पैर छुए। मां, मुझे माफ कर दो। वह फपक कर रो पड़ा। सावित्री ने अपने बेटे का सिर सहलाया और कहा, विक्रम, मां का दिल बहुत बड़ा होता है, लेकिन अब तुम्हें सृष्टि का भरोसा जीतना होगा। विक्रम ने सिर हिलाया और सृष्टि की ओर देखा, जो दूर खाट पर बैठी थी। उसने अपनी बेटी को पास बुलाया और कहा, सृष्टि, मैं वादा करता हूं, मैं तुम्हारा भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। सृष्टि ने अपने पिता को गले लगाया और उस पल में एक टूटा हुआ परिवार फिर से जुड़ने की राह पर था। अगली सुबह सूरजपुर की गलियों में एक नई बात गूंज रही थी। लोग अब सृष्टि के साहस के साथ साथ
सावित्री की ममता और विक्रम की गलती स्वीकार करने की हिम्मत की भी बात कर रहे थे। बरगद के पेड़ की छाया में सृष्टि, सावित्री और विक्रम एक साथ बैठे थे। हवा में गूंजती मंदिर की घंटियां अब किसी जीत का गीत नहीं, बल्कि एक परिवार के फिर से एक होने की कहानी सुना रही थीं। सृष्टि ने तारों की ओर देखा और मुस्कुराई, क्योंकि उसे यकीन था कि उसकी दादी की बात सही थी। तारे हमेशा आसपास रहते हैं और सच की कहानियां कभी खोती नहीं। इस कहानी की सीख यह है कि सच बोलने की हिम्मत और परिवार के प्रति निस्वार्थ प्रेम सबसे बड़ी ताकत है। सृष्टि के साहस और सावित्री की ममता ने दिखाया कि सच्चाई और विश्वास के सामने कोई भी गलती या झूठ ज्यादा देर नहीं टिक सकता। गलतियों को स्वीकार करना और माफी मांगना न केवल रिश्तों को जोड़ता है, बल्कि इंसान को बेहतर बनाता है। अब एक सवाल आपसे इस कहानी को सुनने के बाद, आप सृष्टि के साहस और सावित्री के बलिदान से क्या सीखते हैं? और क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसी स्थिति का सामना किया है जहां आपको सच बोलने के लिए हिम्मत दिखानी पड़ी हो? तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। पूरी कहानी देखने का आप सबका धन्यवाद।